लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन करा था केमिकल काइनेटिक्स की क्यों ज़रूरत है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ी, हम लोगों ने क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं ए बी बी इज इक्वल टू ए तो देखिए जैसे कि ए प्लस बी बी इज इक्वल टू है सी प्लस डी डी। अब इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू हो जाएगा के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की पावर वाई। एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर जो होता है वो हो जाता है एक्स प्लस वाई। जो रिएक्टेंट का पावर आया एक्स और वाई वो हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इट मे बी इक्वल टू दिस स्टोइचियोमेट्री एंड दिस स्टोइचियोमेट्री, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन और या तो ये कहें कि ज्यादातर ए और बी के इक्वल नहीं होगा। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। अब होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उन कोलिजन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। भाई जब दो लोग मिलेंगे तभी तो रिश्ता बनेगा ना, तभी तो मतलब अगर दो लोगों का कोलिजन होगा तो उनके पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए रिश्ते बनेंगे। उनको फिर रियलाइज होगा अरे इससे बेस्ट हो सकता था, तो फिर वो पुराने वाले रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ेंगे। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन सीधे सीधे क्या होती है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी। इसको ऐसा अगर हमने सीधे सीधे लिख दिया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी से पता चल जाएगा, हम लोग देखकर रिएक्शन को देख करके ही पता लगा लेंगे कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। अब क्या होता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर नॉन इंटीजर भी हो सकता है। भाई मॉलिक्यूलरिटी जीरो कैसे हो गई कि तुमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हिल जाएगा आदमी। ये तो वो हो गया ना, नॉर्मल एक्टिविटी हो गई, स्ट्रेंजर थिंग हो गया ना कुछ। भाई कुछ था ही नहीं, कुछ बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपकी हमेशा एक नॉर्मल नंबर्स होंगे, लेकिन ऑर्डर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर आपका जो है जीरो भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। एग्जैक्टली पहला पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट जो होता है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मैं लिखवाऊंगा नहीं भाई, जिसको लिखना है वो लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा हर एक स्टेप के रिएक्शंस के लिए होगी। जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, उनके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हर रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा, और उस हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी जो कॉन्सेप्ट है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, लेकिन ऑर्डर होता है। अगर तुमको याद हो SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन वो 2 स्टेप की जो रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ चाहे। अगर हम लोग बात करें SN1 की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, तो इस ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी हो जाएगी हेट्रोलिसिस, और हेट्रोलिसिस में सबसे पहले बन जाएगा कार्बोकेटायन और X माइनस अलग हो जाएगा, कार्बोकेटायन और X माइनस अलग हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन है उस कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफिल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में बनी हुई है। अब होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, अब इस वाली रिएक्शन में ये स्लो है और ये फास्ट है। जो स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, RDS। जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है, वही हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है। तो SN2 का जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जो हमारा स्लो स्टेप है उसमें रिएक्टेंट का जो स्टोइचियोमेट्री है वो इवन है, रिएक्टेंट जो है वो एक ही लिया गया है, एक मोल लिया गया। इज इट क्लियर? अब हर एक रिएक्शन की अपनी अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, लेकिन इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होगा, ओवरऑल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती है जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बट SN2 इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई है। इज दैट क्लियर? जैसे कि कोई भी अगर आपका कोई भी रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 आ रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है तो उसे बोलते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर, उसे क्या बोलते हैं, ट्राईमॉलिक्यूलर। अब मैं 2 मिनट में पूरा समराइज कर रहा हूँ। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर को हम लोग रिएक्शन को सिंपली देखकर पता नहीं लगा सकते, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग सिंपली रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं। ऑर्डर हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कुछ भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो इंटीजर्स होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। क्या आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर की तरीके ये नहीं है कि नॉन इंटीजर और जीरो भी हो जाए, क्योंकि हमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी पढ़ते हैं। रियल लाइफ में ज़्यादातर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी किसी की जीरो नहीं हो सकती, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा स्टेप, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लें और हम, जैसे मान लो दे रखा है NH4 NO3 को अगर हम लोग हीट कर देंगे तो नाइट्रोजन और प्लस H2O
NaNO2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2H2। ये नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की भी रिएक्शन थी, है सॉरी पी ब्लॉक का है सिलेबस में हमारे, बिल्कुल है। तो अब देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 1 है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे कि 2HI = I2 + H2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। देखिए अगर हम लोग 2NO + O2 कर दे तो क्या बन जाएगा, 2NO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NO3 बन जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी इसकी क्या, 2 + 1 दैट इज 3, तो दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर। ये क्या है आपका, ट्राई मॉलिक्यूलर। ये क्या है आपका, ट्राई मॉलिक्यूलर। इसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सीधे सीधे जो है एनसीईआरटी के ही जो एग्जांपल दे रखे हैं वही आते हैं पेपर में, ट्राई मॉलिक्यूलर। अब हम लोगों को पढ़ना है सर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। O2 के साथ 2 दिया ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है सर 2 आएगा ना O2 के साथ। हाँ, यहाँ पे 2 है। सर हाँ O2 के साथ अब सही हो गया ना, हाँ अब सही हो गया। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ NO2 आएगा। ये NO2 के प्रिपरेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या, मॉलिक्यूलरिटी हो गई आपकी 3। अब ध्यान दो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि मैं जो है आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको सिंपल तरीके से केवल और केवल पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। फर्स्ट और 0 ऑर्डर की रिएक्शन अगर है, 0 ऑर्डर की अगर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि रिएक्टेंट = प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट = क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। तो 0 ऑर्डर अगर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, R = K रिएक्टेंट की पावर 0। R = K रिएक्टेंट की पावर 0। अब रिएक्टेंट की पावर 0 यानी समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब सीधे सीधे K हो जाएगा। कई लोगों की नसें फट जाती हैं जब R = K लिखा होता है और पूछते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये ध्यान देना, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पर अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस अगर रेट कंसंट्रेशन ऑफ R के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग डिफरेंशियल, इसके लिए अगर हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हम R को क्या लिख सकते हैं, -dr/dt = K। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, -dr/dt = K। अब जब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट R = -KT और +R0। बस मैं इसके डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि R0 क्या है, R0 है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो हम लोगों ने रिएक्शन के शुरुआत में लिया था। इट इज कि जैसे जब खाना खाने बैठे हैं, तो खाना खाने बैठे हैं, थाली में शुरुआत में जो भोजन था, फूड था, वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा R0, ठीक है। ये जो R है, इस R को हम लोग लिख सकते हैं R@T, यहाँ पे चाहो तो @T भी लिख सकते हो। बचा हुआ कंसंट्रेशन एट टाइम T, बचा हुआ कंसंट्रेशन एट टाइम T, रिमेनिंग कंसंट्रेशन
एट टी। यहाँ पर के जो है वो क्या है आपका रेट कांस्टेंट है। के जो है आपका वो क्या है रेट कांस्टेंट है। के जो है आपका क्या है रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन में दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक आपका क्या है टी वेरिएबल है। के कांस्टेंट है और आर भी आपका क्या है कांस्टेंट है। इसे आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको ग्राफ मिलेगा। अगर आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पता है स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या करेंगे y एक्सिस पे r आ जाएगा, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा r, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो हो जाएगा आपका r नॉट, और ग्राफ जो होगा वो नीचे के साइड जाएगा क्योंकि माइनस का k है, इसका स्लोप क्या है नेगेटिव में है, और x एक्सिस पे क्या आएगा t आएगा, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा t आएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका माइनस का k। स्लोप क्या हो जाएगा माइनस k। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आपको ये ग्राफ दिया होगा, आपसे पूछेंगे ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है और इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप क्या है माइनस k। इसका स्लोप क्या है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम t निकालें तो t इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई के। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, दैट इज t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई के। और याद रखना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। किसके लिए है जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए है जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ का, आधी जिंदगी, दैट इज नथिंग बट टी हाफ, या ये कहो आपका टी 50%, या कह सकते हो टी 50%। वो टाइम जितने में जो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसका सिर्फ आधा बचा, आधा आपने खाना खा लिया और आधा बचा हुआ है। इसमें जो टाइम लगेगा उसको एक नाम दे दिया गया है टी 50%। इसलिए हमें स्टडी को सिंपल करने का तरीका है, स्टडी को सिंपल करने का तरीका है। तो जब इसको यहाँ पर आर टी की जगह आर नॉट डिवाइड बाई टी रख दोगे, देन यू विल गेट द आंसर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई 2k। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपका जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ से ये पता चल रहा है, ये नीट में सवाल, जेईई मेन से भी सवाल आया है और नीट में भी आया है कि हाफ लाइफ किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। वो किस पे डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये बात जो है याद रखनी होगी। ये स्टेटमेंट में आप जाके देखिएगा PYQs में, एडवांस में भी है, CBSE के पेपर में भी आएगा, ICSE के पेपर में भी आएगा, और नीट में भी आया, मेंस में भी आया। मेंस में तो रिसेंट ईयर्स में आया हुआ। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2NH3 गैस की जब प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनेगा N2 प्लस 3H2। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो रिएक्शन है उसका R जो होता है वो क्या होता है KNH3 की पावर 0, KNH3 की पावर 0, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा क्या K। तो कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे R इज इक्वल टू K लिखा जाता है और पूछते हैं बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें जीरो ऑर्डर दिख रहा है क्योंकि मैंने ये वाला स्टेप भी लिखा है, पेपर में ये नहीं लिखा होगा, सीधे ये लिखा होगा। तो जब आपका देखें कि रिएक्टेंट गायब दिख रहा है तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल वाली रिएक्शंस होती हैं या हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन होती हैं, अगर ये HNO की प्रेजेंस में करा रहा है तो इसके लिए भी R इक्वल टू सीधे सीधे क्या होता है K होता है। R इक्वल टू क्या होता है सीधे सीधे K होता है। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शन दिख रही हैं वो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। वो किसका एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर? जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करा रहे हैं 2HI का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा H2 प्लस I2, और ये भी आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी आपकी क्या है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जब भी आपका रिएक्टेंट गायब हो तो उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा जीरो।
लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 2 है यहाँ पर। इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है। यहाँ पर भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। और यहाँ पर भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि याद कर लो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बाय डिफॉल्ट वो रिएक्शंस ऐसी हैं जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? 2 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा ये ध्यान देना है कि इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है? 0 है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में सीधे सीधे, ये कई बार दोनों क्वेश्चन पूछे थे कि ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है और इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी। तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो रेट की यूनिट होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। मोल लीटर इनवर्स सेकंड। एक चीज यहाँ पर और आप ध्यान दे सकते हैं कि जो टी हाफ है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। वो क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट। तो ये 0 ऑर्डर की बात हो गई और ये ऑलमोस्ट 0 ऑर्डर के पॉसिबल क्वेश्चन भी है इसमें, क्योंकि 0 ऑर्डर पे ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इज ए मोर प्रैक्टिकल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देन 0 ऑर्डर। लेकिन सवाल आते हैं और इसी में सारे सवाल छुपे हुए हैं, सारे पॉसिबल सवाल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट लॉ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री में आप स्ट्रगल करेंगे। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ के मतलब क्या पता होना चाहिए। तो इसकी पावर 1 आ गया तो इसको किससे कंपेयर कर सकते हो आप? यू कैन कंपेयर दिस बाय y इक्वल टू mx। एक तो बायोलॉजी वालों को तो गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, इनको मान लेते हैं कि इनको फिजिक्स मैथ्स होएगी ही नहीं इनसे, तो सीधे सीधे रटवा देते हैं। क्यों नहीं होएगी भाई? हम उनको पढ़ाएं और वो पढ़ने का इंटेंट रखे तो क्यों नहीं होगी? इतना थोड़ी, ये सवाल थोड़ी करवा रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट तो मैथ्स से समझ ही सकते हैं। जब हम फिजिक्स के लिए जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, फॉर्मूले में जान लें कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है, कैसे बनेगा। नहीं रट लो, ये रट लो। बायोलॉजी वालों को तो मतलब गंवा नहीं समझते मैथ में बिल्कुल, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, वो भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी के बच्चे जो है फिजिक्स में पूरे नंबर ला रहे हैं, तभी तो नीट पे सिलेक्शन हो रहा है। तो हम ये कैसे मान के चल रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे? तो बच्चों को करना भी पड़ेगा और कराने वालों को ध्यान देना होगा ज़्यादातर कि डिमोटिवेट ना करें। देखें R और इस R में जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू mx का फॉर्म होगा और स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? जिसका स्लोप हो जाएगा k। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? k। यहाँ पर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब इसके लिखोगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का dr डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के आर। माइनस का dr डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के आर। कभी कभी इसी पे मिक्स सवाल आ जाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से कहानी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट एक्सप्रेशन एंड दैट इज ln r इज इक्वल टू माइनस का kt प्लस का ln r। ये तब आएगा जब आप डेरिवेशन करोगे प्रॉपर तरीके से। ln r इज इक्वल टू माइनस का kt ln r। जो लोग का जो है ln के बारे में नहीं पता है वो लोग समझ लें कि log x बेस e को हम लोग क्या बोलते हैं? ln x बेस। और log x बेस को हम लोग सिंपल log x बोलते हैं। और इन दोनों में रिलेशन जो होता है ln x और log x, तो ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। 2.303 log x। ज़्यादातर जो हम लोग 10 बेस पे पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो ई बेस पे पढ़ते हैं।
जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो क्या है, वो नेचुरल लॉग है, ई है। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जब वो log e की बेस में हो, लेकिन अगर 10 में होगा तो अलग कहानी हो जाएगी। फिर जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझें। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर देंगे अगर हम लोग y = mx + c से, ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा देखें, y एक्सिस पे आएगा आपका ln r और x एक्सिस पे आ जाएगा t, और स्लोप फिर डाउन होगा क्योंकि माइनस है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होगा वो ln r0 है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें वो लोग इंटरसेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर इवॉल्व हो रहा है तो हमें इस बात को रेडी होना चाहिए, क्या पता इससे सवाल आ जाए। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस का k, इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का k। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दोगे, तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद यू विल ऑल्सो गेट ln r0 डिवाइड बाय rt = kt, ln r0 डिवाइड बाय rt = kt, ये भी मिलेगा। लेकिन ये काफ़ी लंबा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, log m - log n भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। मैं इस एक्सप्रेशन पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसका भी ग्राफ पूछा जाता है, इसका भी ग्राफ पूछा जाता है, और कंपेयर करेंगे y = mx, और ग्राफ इसका जो ग्राफ होगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और पॉजिटिव स्लोप है। दिस इज t एंड दिस इज ln r0 डिवाइड बाय rt, ln r0 डिवाइड बाय rt या r लिखा हुआ है या ना, बोलो यार। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इसे अगर हम लोग उल्टा कर दें, अगर हम इसे लिख दें ln rt डिवाइड बाय r0, देन यू विल गेट माइनस का kt। ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब ये ln हटेगा, जब ln हटेगा तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, और जो बेस होता है उसके पावर में ये चला जाता है, e की पावर माइनस kt आ जाएगी, e की पावर माइनस kt आ जाएगा, और r होता है, इस k को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, r0 e की पावर kt, r0 e की पावर kt। तो एक एक्सप्रेशन ये भी याद रखना है, समटाइम्स जो है इसी पे सवाल आ जाता है, समटाइम्स इसी पे सवाल आ जाता है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t आएगा और यहाँ पर r आ जाएगा, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस के डीके का क्वेश्चन है, तो ऐसा आएगा। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स की न्यूक्लियाई पता है तो न्यूक्लियर, क्योंकि जो न्यूक्लियाई डीके होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर है। रेडियो एक्टिव डीके, जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपने सेम एक्सप्रेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा, बस यहाँ पर जो है nt = हो जाता है n0 e की पावर लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा। वहाँ पर रेट कांस्टेंट जो होता है वो लैम्डा ले लिया गया। इज इट क्लियर नॉट? सेम कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ सेम और पढ़ना, हाँ या ना बोलो? ठीक है, यहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो पढ़ाया जाता है वो यही है। मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, आपको बस यही कर लेना है कि R0 की जगह N0 ले लेना है, और आपका RT की जगह NT ले लेना है, और K की जगह लैम्डा ले लेना है। K की जगह क्या ले लेना है, दैट इज हो जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो अब ये सारी बातें जो थी वो ln पे थी, नेचुरल लॉग पे थी। अब हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट को किस पे लेके जाना पड़ेगा, लॉग पे। तो ये फॉर्मूले में हम लोग ln को जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस का k 2.303 इंटू टी और प्लस
लॉग आर नॉट प्लस लॉग आर नॉट। ये फॉर्मूला आपको आपके जहन में बैठा लेना, बिल्कुल खोद के टैटू करवा लेना है, समझे निक्कू? इस पे क्योंकि सवाल आते हैं, कंपैरिजन करके सवाल पूछा जाता है। अब इसका जब हम लोग कंपेयर करें, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो सेम ग्राफ बनेगा, बस ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा। ln की जगह log आ जाएगा, जहाँ जहाँ ln है वहाँ log आ जाएगा। और जो स्लोप था, यहाँ पे स्लोप -k था और यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का k डिवाइड बाय 2.303, माइनस का k डिवाइड बाय 2.303। इसी तरीके से जब आप इसका लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग आर नॉट डिवाइड बाय आर टी इक्वल टू के टी। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, 2.303 इसका ग्राफ, हाँ इसमें 2.303 भी आएगा, इस इधर डिवाइड हो जाएगा 2.303 और ग्राफ जो बन जाएगा वो हो जाएगा log आर नॉट डिवाइड बाय आर टी और यहाँ टी, यहाँ क्या आ जाएगा टी। इज इट क्लियर? अब क्या होता है कि यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे जो हमें याद रखना है, और वो आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय k log आर नॉट डिवाइड बाय आर टी, log आर नॉट डिवाइड बाय log आर नॉट डिवाइड बाय आर टी। ये हमें फाइनल फॉर्मूला इसे याद रखना है। अगर इसे भी याद रहेंगे और जो लोगों को थोड़ा सा भी मैथ्स का ज्ञान है तो ये सब ड्राइव हो जाएगा अपने आप, आपको याद रखने की जरूरत। तो अब अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की यहाँ बात करें, और जब आप टी हाफ को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.693 डिवाइड बाय के, 0.693 डिवाइड बाय के। और यहाँ से पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए टी हाफ डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आप इस फॉर्मूले से टी हाफ निकालेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले से टी हाफ निकालेंगे देन यू विल गेट ln2 डिवाइड बाय के, यू विल गेट ln t डिवाइड बाय ln2 डिवाइड बाय के, ln2 डिवाइड बाय के। तो ये आपका पूरा फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। एटॉमिक बम से रिलेटेड सवाल आएंगे, या कि कार्बन डेटिंग की अगर बात करें कि ये पेड़ था जो जिसका पता लगाया गया कि इसकी उम्र इतनी है, तो वो इसी से पता लगाया जाता है, क्योंकि कार्बन का जो डिके होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिके होता है। जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा में जब ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ के बच्चों के जो बोन्स थी उनके अंदर रेडिएशन वो आ रहा था, तो उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि स्ट्रोंशियम कितना पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, वो भी क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर आपका हो गया, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर। इसमें एक चीज और ध्यान रखना आपको, क्योंकि जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताब अगर आप उठा के देखोगे तो वो लोग यहाँ पर ये जो आर नॉट डिवाइड बाय आर टी है, उन लोगों ने अपने जो भी उन लोगों ने बुक बनाई है उसमें टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स लिखा होगा। तो अगर ऐसा दिखे तो घबराना नहीं, तो घबराना नहीं है, सेम ही बात है। उन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले लिया और बचा हुआ कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स ले लिया, उन्होंने कहा कि एक्स डिसोसिएट हो गया, क्योंकि इस पे ग्राफ आया हुआ है। अगर आप आरसी मुखर्जी जो कि फिजिकल की बेस्ट बुक है कही जाती है उसमें देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप लोगों को फिजिकल की आरसी मुखर्जी लगानी ही लगानी चाहिए, उसे किसी भी हालत में करिए। ज़्यादातर फिजिकल के सवाल आरसी मुखर्जी से ही आते हैं, और उस किताब की सबसे अच्छी बात पता क्या है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि 500-600 क्वेश्चन लगाना है, इट्स अबाउट कि 100 क्वेश्चन लगाना, उसी को रिपीट करना, क्योंकि दिमाग में बैठाना इंपॉर्टेंट है। गिनीज नहीं बनाना कि रिकॉर्ड बना दिया 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर का, काइनेटिक्स के 5 लाख क्वेश्चन करे हमने, टोटल 8 नंबर है पेपर में, उसका करेंगे क्या?
बात समझ में आ रही है? तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे की चीज़ें बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।